वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 4 की हम लोगों ने क्या की थी, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, जितने भी टर्म इस लेसन में यूज़ किए गए उनको सब हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो वो सारा हम लोगों का पोर्सन जो है टर्मिनोलॉजी वाला वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसका परिचय हम लोग पहले देखेंगे। पहले खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का परिचय देखेंगे, उसके बाद खाद्य उत्पादन पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का महत्व। तो इतनी चीज़ें आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास कब हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी जो क्लास है इसमें डिटेल रूप से पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। अगर इसके पहले की किसी ने क्लास नहीं देखी है तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए, देखिए इसके पहले की इसी चैप्टर की जो क्लास है वो टर्मिनोलॉजी वाली है और वो सारी क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। तो अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिचय हम लोग देखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का परिचय देखेंगे। तो 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी कौन सी शताब्दी में विकसित हुआ है। तो 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर, मतलब जो आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी है उसको और बड़े पैमाने पर सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया। किसकी आवश्यकताओं को, तो जो हमारी भारतीय सेना है उसकी जो खाद्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। व्यक्तिगत तौर पर कच्ची सामग्रियों से आहार उत्पादन की तुलना में खाद्य पदार्थों का बहुमात्र उत्पादन समग्रतः बहुत सस्ता होता है। मतलब जो कच्ची खाद्य सामग्रियां हैं उनके उत्पादन की तुलना में जो खाद्य पदार्थों का बहुमात्रा उत्पादन होता है वो सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर कच्ची सामग्रियों से आहार उत्पादन की तुलना में खाद्य पदार्थों का, मतलब अगर कच्ची सामग्री खरीद रहे हैं तो वो हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन बने बनाए जो खाद्य खरीद रहे हैं तो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के द्वारा वो हमें बहुत अधिक सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करणों के लाभों में शामिल है और खाद्य प्रसंस्करण के कुछ लाभ हैं तो उनको भी समझ लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के कौन कौन से लाभ हैं। जीव विष हटाना, फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसी भी फूड को हम जब बनाते हैं पकाते हैं तो कच्ची सामग्री, जब कोई भोज्य पदार्थ होता है तो वो उसमें क्या होता है, जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो पके हुए भोज्य पदार्थ की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तब उसी भोज्य पदार्थ को जब पका लिया जाता है तो टेम्परेचर और उसमें जो भी चीज़ें डाली जाती हैं उन सब के प्रभाव से उसका जो 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 उसमें जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में कम हो जाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के लाभ कुछ भी हैं। फूड प्रोसेसिंग जो होता है उसके कुछ लाभ है। जीव विष हटाना, जीव विष हट जाता है। परिरक्षण, वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित हो जाता है। आसान विपणन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मान लीजिए आपको क्या ले जाना है, आपको 2 लौकी ले जानी है। मान लीजिए आप रहते हैं लखनऊ में, आपको जाना है कहीं और जाना है तो आपको 2 लौकी ले जानी है। तो आप वो बड़ी बड़ी 2 लौकी कैसे ले जाएंगे, लेकिन उन्हीं 2 लौकियों की आपने क्या कर लिया, सब्जी मान लीजिए बना ली, कुछ और बना लिया तो उनको आसानी से टिफ़िन में रख लिया और ले गए। तो मतलब आसान विपणन और व्यापार, बेचना भी आसान होता है। और वितरण का कार्य और खाद्य अनुकूलता में वृद्धि करना। विपणन का मतलब होता है व्यवसाय और वितरण का मतलब होता है कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, जब लोग उनको उसे लेंगे। तो कार्य और खाद्य अनुकूलता में वृद्धि करता है। तो फूड प्रोसेसिंग क्या करता है, इन सभी चीज़ों में वृद्धि करता है। तो अगर पूछा जाएगा कि खाद्य प्रसंस्करण के लाभ कौन कौन से हैं, तो जीव विष हटाना, परिरक्षण, आसान विपणन और वितरण, कार्य और खाद्य अनुकूलता में वृद्धि करना, ये सारे जो होते हैं वो खाद्य प्रसंस्करण के लाभ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यह कई खाद्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता को बढ़ाता है। जो फूड प्रोसेसिंग है वो कई भोज्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता को बढ़ाता है। मतलब जिस मौसम में वो उपलब्ध भी नहीं होते उस मौसम में हम उस भोज्य पदार्थ को फूड प्रोसेसिंग के जरिए जो है खा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भोज्य पदार्थ का मौसम है, मान लीजिए कि आम का मौसम है तो आम जिस मौसम में उपलब्ध होता है उसी मौसम में होता है, लेकिन उसको फूड प्रोसेसिंग के जरिए मान लीजिए अचार बना लिया जाता है। माज़ा हो गया आम का,
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आम से बनती हैं, आम की आइसक्रीम हो गई, तो ये सारी चीज़ें प्रिज़र्व करके जब रख दी जाएँगी, तो वो जब आम का मौसम नहीं होगा तो उस मौसम में भी ये चीज़ें हमें आम क्या है, हम बेमौसम भी खा सकते हैं, लेकिन उसको विभिन्न रूप दे करके, है ना? आम को विभिन्न रूप दे करके उसके जो पोषक हैं उसका लाभ उठा सकते हैं दूसरे मौसम में भी। तो इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता को बढ़ाता है, मतलब मौसमी उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। दूरस्थ प्रदेशों में भी खराब होने वाले बढ़िया खाद्य पदार्थों के परिवहन को सक्षम बनाता है, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो दूरस्थ बहुत दूर क्षेत्रों में मिलते हैं और यहाँ आते आते खराब हो जाएंगे, तो फूड प्रोसेसिंग के जरिए उनको हम परिवहन, वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के जरिए उनको किसी अन्य उत्पाद में परिवर्तित करके या फिर प्रोसेसिंग के जरिए उसमें कुछ ऐसे परिरक्षकों का प्रयोग किया जाएगा जिसको उसे खराब होने से बचाएंगे, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, दूरस्थ प्रदेशों में भी खराब होने वाले बढ़िया खाद्य पदार्थों के परिवहन को सक्षम बनाता है और कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को करने वाले और तो दूरस्थ प्रदेशों में खराब होने वाले बढ़िया खाद्य पदार्थों के परिवहन को सक्षम बनाता है और कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले और रोग निरोधक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करते हुए पदार्थों को खाने के लिए सुरक्षित बनाता है। और ऐसे बहुत सारे जो रोग मूलक सूक्ष्म जीव हैं जो भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, उनकी जो सक्रियता है उसको रोक करके उनको निष्क्रिय कर देता है, जिससे वो भोज्य पदार्थ को खराब नहीं कर पाते हैं और वो भोज्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक परिरक्षित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, खाने योग्य होता है लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होंगी, कब होंगी, जब फूड प्रिजर्वेशन किसी भोज्य पदार्थ का किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फूड प्रसंस्करण, जो आपका खाद्य प्रसंस्करण है उसके द्वारा ये सारे लाभ और ये सारी जो वरीयताएँ हैं वो देखने को मिलेंगी किसी भी भोज्य पदार्थ में, जब उसका उसका खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है तब। अन्यथा ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो लाभ हैं खाद्य पदार्थों के वो हमें नहीं मिलेंगे। तो कितना अच्छा है, कितनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उसके द्वारा की जा सकती है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम एक मौसम में खा सकते हैं, दूसरे मौसम में उपलब्ध नहीं होते, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें हम बेमौसम खा सकते हैं। और ऐसे भोज्य पदार्थ जो अपने देश में नहीं होते हैं, यहाँ उस क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो उसे हम बाहर से मंगा करके वहाँ फूड प्रिजर्वेशन के जरिए वहाँ उसको सुरक्षित रख सकते हैं और उसको विभिन्न क्षेत्रों में भेज सकते हैं, ताकि वहाँ के व्यक्ति भी उसका जो है आनंद ले सके, खा सके और उसके पोषण को ले सके। तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो की जा सकती हैं। आगे है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। मतलब जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसका तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से, ऐसी क्रियाओं से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का, ऐसे कृषि उत्पाद जो प्राथमिक रूप से भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। मतलब भोज्य पदार्थों को जब फूड प्रोसेसिंग के जरिए सुरक्षित रखा जाता है तो एक कच्ची खाद्य सामग्री का मूल्य और एक फूड जो प्रोसेस के द्वारा बनाई गई खाद्य जो सामग्री है उसका मूल्य, दोनों के मूल्य में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो तकनीक हैं, जो टेक्नोलॉजी है और ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जिसका यूज़ करके उसको बनाया जाता है। तो कम जो खाद्य सामग्री है उसको बड़े पैमाने पर छोटे छोटे, मान लीजिए जो आपकी चिप्स आती है, आलू की चिप्स जो आती है आप लोग खाते हैं, तो वो एक पैकेट में कितनी चिप्स होती है, तो अगर आप एक आलू लेंगे तो वो उसमें एक आलू भर की चिप्स भी नहीं होती है, तो लेकिन वो पैकेट कितने की मिलती है, 5-10 रुपये ऐसे मिलती है। तो उसमें मूल्यवर्धन हो जाता है। कच्ची जो खाद्य सामग्री है और जो प्रोसेसिंग के द्वारा तैयार की गई सामग्री है, तो आप कच्चे आलू के इतने दिन जो काट करके रख देंगे तो क्या खा पाएंगे, उसकी जो चिप्स बना करके हम क्या उसे बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आसानी से खा सकते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं होती है। तो जो मूल्यवर्धन है वो कच्ची खाद्य सामग्री की तुलना में जो प्रोसेस्ड फूड है उसका जो मूल्यवर्धन है वो अलग हो जाता है। प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। और जो प्रोसेसिंग है वो क्यों की जाती है, किसी भी भोज्य पदार्थ को सुपाच्य बनाने के लिए, उसका स्वाद जो है डिफरेंट करने के लिए, उसका टेस्ट जो है उसको सुधारने के लिए, खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति और उस भोज्य पदार्थ की लगातार आपूर्ति करने के लिए जो है वो फूड जो प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण है वो किया जाता है, ताकि वो भोज्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक जो है लोगों को उपलब्ध रह सके और लोग उसका लाभ उठा सकें। आप जानते हैं कि खाद्य उत्पादन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ ली। खाद्य उत्पादन में खाद्य उत्पादन को समझ लेते हैं हम लोग, तो इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो
परिचय है ये पूरा हम लोगों ने समझ लिया। तो ये भी अब जान लेते हैं। परिचय तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसमें बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करके खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मतलब जो खाद्य उत्पादन है वो बढ़ती हुई जो आबादी है, जनता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फूड जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत अधिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो फूड है उसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करने के लिए खाद्य उत्पादन किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान समय में सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है और जो खाद्य उत्पादन है वो वर्तमान समय में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन उद्योग है, क्योंकि जब पूरी जनता जो भी आबादी है उसकी बढ़ी हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे क्या किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी मात्रा में भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो खाद्य उत्पादन किस लिए किया जाता है, बढ़ी हुई जो आबादी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन किया जाता है। तो खाद्य उत्पादन क्या होता है ये समझ में आ गया। और खाद्य उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाता है, जिन वस्तुओं की मांग सबसे ज़्यादा होती है आबादी में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन आवश्यकताओं की मांग सबसे ज़्यादा होती है तो उन वस्तुओं पर खाद्य उत्पादन किया जाता है। उन वस्तुओं का खाद्य उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, तो खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का पालन करके किया जाता है। आप जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। महत्व जान लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं चैप्टर और इन्हीं थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। अगर आपकी थ्योरी जो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अगर इसमें से कहीं आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। थ्योरी को उठा के क्वेश्चन के रूप में रख दिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का महत्व में हम लोग करेंगे तो जो भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में प्रकट हुआ। पहले हम लोग जीडीपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और ये सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत का है, तो 6%, मतलब 6% है। वो योगदान के साथ आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। जो भारतीय खाद्य उद्योग है वो सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करता है पैसा, तो 6% खर्च करता है। और कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में प्रकट हुआ है। लगभग 6% सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के योगदान के साथ आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर भारतीय खाद्य उद्योग जो है वो कौन से स्थान पर, ये क्वेश्चन बन सकता है। 5वें स्थान पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो 6% खर्च करता है। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इतनी चीज़ें समझ आ गई ना। और जीडीपी की एक अलग हम लोग क्लास करेंगे, अलग से जीडीपी की एक छोटी सी क्लास करेंगे। उसमें जो जीडीपी होता है उसको पूरा हम लोग समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, कैसे होता है और कितना प्रतिशत लागू है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। जीवन शैली के परिवर्तन ने आवागमन में वृद्धि और वैश्वीकरण ने जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो आवागमन में वृद्धि हुई है, देश विदेश में जो आवागमन हुआ है उसमें वृद्धि के कारण वैश्वीकरण ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। मतलब जब एक देश के लोग दूसरे देश में विदेशों में आ जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान से परिचित हो रहे हैं, तो वो लोग, इससे क्या हो रहा है, एक देश में दूसरे देश के जो भोज्य पदार्थ है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है और जो वहाँ के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता है, उनमें जो क्या होगा, उनमें आवागमन में वृद्धि हुई। एक देश के जो खाद्य पदार्थ और भोज्य पदार्थ उनकी सप्लाई दूसरे देशों में हो रही है। तो इस कारण विभिन्न प्रकार के उत्पादों की जो मांग है वो बढ़ गई है। मतलब जो मांग है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो लोग हैं वो उस उत्पाद के बारे में जानते हैं और उनकी आवश्यकता है कि वो उसको क्या करें, उपभोग करें। तो इस उपभोग की आवश्यकताओं को देखते हुए, उस उत्पाद की मांग को देखते हुए और उसके आवागमन के कारण क्या हो गया है, उसकी मांग बढ़ गई है। और खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है
तो जिन पोषक पदार्थों की कमी होती उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया जाता है। तो खाद्य प्रबलीकरण क्या होता है कि भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों में जिन भोज्य पदार्थ या पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ जिनमें जिन पोषक तत्वों की कमी होती उन्हें अलग से मिलाकर के उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रबलीकरण कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इसकी भी छोटी सी क्लास हम लोग लेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो इसको अभी यहाँ थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि जिस भी भोज्य पदार्थ में, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे कि आवागमन में क्या होगा, ऐसे खाद्य पदार्थ या मसाले जिनमें पोषक पदार्थों की कमी होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ या मसाले जिनमें पोषक पदार्थों की कमी होती है और कमी होगी और क्या होगा, उन्हें मिलाकर जिन भी पोषक पदार्थों की कमी होगी, मान लीजिए कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें विटामिन ए की कमी है, तो उस विटामिन ए को हम लोग क्या करेंगे, अलग से ऐड करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा कि खाद्य पदार्थ का प्रबलीकरण कहलाएगा, मतलब उसकी कमी को पूरा कर दिया गया है, प्रबल कर दिया गया, उसकी जो कमी थी उसको पूरा करके उसको प्रबलता दी गई है। तो ये खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे आयोडीन में क्या, जो साधारण नमक होता है इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, विटामिन ए और डी युक्त तेल, घी और दूध, ये सारी चीज़ें क्या है, फूड जो फोर्टिफिकेशन होता है उसके उदाहरण है। आप जानते हैं कि FSSAI क्या होता है। तो FSSAI जो होता है इसका फुल फॉर्म एक क्लास हम लोगों ने कर लिया था, फिर से कर लेते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेलों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तो ऐसी कौन सी संस्था या संस्थान है जिसने भोज्य पदार्थों के प्रबलीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी संस्थान है जिसने भोज्य पदार्थों के प्रबलीकरण के लिए बहुत सारे मानक निर्धारित किए हैं? तो वो कौन है? FSSAI है और इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेलों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण मतलब प्रबलीकरण के लिए क्या है, मानक निर्धारित किए हैं। फूड जो फोर्टिफिकेशन होता है उसके लिए बहुत सारे मानक निर्धारित करे हैं। तो मानक निर्धारित करने वाली संस्थान कौन सी है? तो FSAI है और इसका हिंदी मीन्स होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। मतलब भारतीय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेगी, मानक निर्धारित करेगी और उन्हीं मानकों का पालन करके, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का पालन करके ही उस भोज्य पदार्थ का निर्माण, वितरण और उपभोक्ताओं तक उस भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाएगा। और तब इस सुरक्षित जो भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाएगा उपभोक्ताओं तक, तब उस भोज्य पदार्थ को उपभोक्ता क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो इसलिए जो है ये संस्थान मानक निर्धारित करता है ताकि किसी भी भोज्य पदार्थ में ऐसी चीज़ें ना मिलाई जाएं जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य व उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो व उनको नुकसान पहुंचाए। तो ये हम लोगों की आज रही क्लास। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज कर ली है। कल हम लोग जानेंगे खाद्य संसाधन, प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। आज हम लोगों ने जाना है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का विकास। कल हम लोग जानेंगे खाद्य जो संसाधन और प्रसंस्करण उसका विकास हम लोग जानेंगे। तो ये आप लोगों की क्लास रही, पूरी थ्योरी क्लास गाइस। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।